बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। आज हम इंशाल्लाह बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले भी दो एटॉमिक मॉडल आए थे। तो पहला जो एटॉमिक मॉडल था जो कि थॉमसन जे थॉमसन ने दिया था, उन्होंने किस तरह दिया था इस पे मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन ज़रा ब्रीफली हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन के हमारे पास जो एटम है वो लाइक अ तरबूज, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल उसको भी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वाटरमेलन में ये सीड होते हैं, काले काले सीड होते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन है। और ये जो हमारे पास रेड पार्ट है वाटरमेलन का वो पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने जे थॉमसन ने यही कहा कि जिस तरह हमारे पास वाटरमेलन स्फेरिकल होता है, इसी तरह हमारे पास एटम भी स्फेरिकल होता है। और जो इसका सीड होते हैं, जो तुहम होता है, वो क्या होता है, या जो बीच होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और बाकी रेड पार्ट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह उसके बाद फिर हमारे पास रदरफोर्ड साहब आए। उन्होंने इसने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, किसने, जे थॉमसन ने। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की और उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट ली, थ्योरेटिकल था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमारे पास ये जो एटम है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, और वही न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। और जो हेवीएस्ट है यानी जो डेंस पार्ट है वो हमारे पास न्यूक्लियस को उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उसी एटॉमिक मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास नील बोहर साहब आए। तो उन्हें क्या कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उन्होंने यही कहा कि जिस तरह रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल हमारे पास न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और जब जब उन्होंने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्यूशन करता है, तो बोहर साहब ने कहा कि बिल्कुल रदरफोर्ड साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करेगा। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जब आया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसी तरह डिफरेंट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा। यानी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड, ये हमारे पास इसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस के बारे में ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बाकी जो शेल्स है या एनर्जी लेवल है उसके बारे में इसके ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशन थे। और जब नील बोहर साहब आए तो उन्होंने न्यूक्लियस के नहीं बल्कि शेल के बारे में या एनर्जी लेवल के बारे में या इलेक्ट्रॉन के बारे में अपना मॉडल दिया। इसलिए नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं, हम इसको एटॉमिक मॉडल कहते हैं और शेल मॉडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो नील बोहर का कंट्रीब्यूशन था वो शेल्स या एनर्जी लेवल के हवाले से था। तो अब किस तरह था, तो हमारे पास नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पास्टुलेट्स है और कुछ की पॉइंट्स है। अब वो पास्टुलेट क्या है या की पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहला जो नील बोहर साहब का पास्टुलेट है वो यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, लेकिन एक ही ऑर्बिट में नहीं बल्कि फिक्स्ड ऑर्बिट होगा, फिक्स एनर्जी लेवल होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इस शेल में, कुछ इस शेल में, कुछ इस शेल में, कुछ इस एनर्जी लेवल में, कुछ इसमें और कुछ इसमें, इन्हें डिफरेंट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा। और उन्होंने इस एनर्जी लेवल को पहले को क्या नाम दिया, के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, या पहले को फर्स्ट, सेकंड को टू और थर्ड को थ्री और इसी तरह फोर्थ, ये नाम दिया उन्होंने इस शेल को। और उन्होंने बताया कि हमारे पास ये जो शेल्स है या जो एनर्जी लेवल है ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो इसके लिए स्टेशनरी है। तो इस वजह से वो न एनर्जी लॉस करेगा न इमिट करेगा, बल्कि वो स्टेबल होगा, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह न्यूक्लियस में नहीं गिरता। तो बोहर साहब ने बताया कि इसी शेल में है, लेकिन इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, फिक्स है, हर शेल की एनर्जी फिक्स है। और इलेक्ट्रॉन जब तक इसी शेल में या इसी शेल में या इसी शेल में रहेगा तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा, और वो एनर्जी या वो जो शेल है वो हमारे पास स्टेशनरी शेल होगा या स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के करीब है तो उसका डिस्टेंस कम होगा, और न्यूक्लियस के ज़्यादा दूर तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन या जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी और डिस्टेंस भी कम होगा। जितना हम दूर होते जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी और जो रेडियस है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब सेकंड जो पास्टुलेट था वो यही था, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट इज कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास लेट सपोज न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसी लेट सपोज इसी ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में, मतलब एल शेल में है या टू शेल में है, तो अब
इलेक्ट्रॉन जब तक इसी एनर्जी लेवल में रहेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। और अगर वो न्यूक्लियस के करीब है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और न्यूक्लियस से अगर दूर होता जाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मतलब ये कि ये अगर फिक्स ऑर्बिट में रहेगा या इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में, तो अगर इसी में होगा तो इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, ना वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी, और वो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जाएगा। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए इसी ऑर्बिट में या इसी ऑर्बिट में रहेगा, हमेशा के लिए इसी शेल में या इसी शेल में रहेगा? तो नहीं। तो कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कब एनर्जी रिलीज़ करेगा? तो इसके लिए भी बोर साहब ने अपना एक पोस्टुलेट दिया। वो किया कि इलेक्ट्रॉन कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इफ इट चेंज ऑर्बिट। तो यही बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इसी ऑर्बिट में है, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में, और अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है तो अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी क्या है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। किससे? E2 से। तब इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से ऊपर एनर्जी की तरफ तब जाएगा जब ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी अगर इसी इलेक्ट्रॉन पे हम कोई फोटॉन स्ट्राइक करते हैं, कोई रेडिएशन फॉल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक शेल है और ये हमारे पास दूसरा शेल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसी शेल में है, सेकंड शेल में है, तो अगर ये इसी फर्स्ट शेल में आना चाहता है, तो अगर ये आता इसी शेल में तो ये हमारे पास क्या एनर्जी रिलीज़ कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट शेल है और ये हमारे पास सेकंड शेल है। तो हमें पता है कि जो सेकंड शेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? फर्स्ट शेल से। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ करेगा और ये फर्स्ट शेल में आएगा। तो मतलब ये है कि बोर साहब यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में रहेगा। अब न्यूक्लियस के अराउंड तो बहुत सारे ऑर्बिट है। अब वो न्यूक्लियस के अगर करीब होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से अगर ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी वो फर्स्ट शेल में होगा तो इसकी एनर्जी कम, अगर सेकंड में तो ज़्यादा, अगर थर्ड में तो ज़्यादा। तो अब अगर वो एक शेल से दूसरी शेल की तरफ जाता है तो वो तो या एनर्जी रिलीज़ करेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद से वो नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही शेल में वो हमारे पास उसकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब कब एनर्जी रिलीज़ करेगा, कब एब्जॉर्ब कर लेगा? अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तब ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। लेकिन अगर वो हायर एनर्जी से इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो वो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ करे, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इस एनर्जी कम है। अब जो लास्ट वन पोस्टुलेट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाई 2 पाई। क्या कह रहा है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है और इसी के अराउंड हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ये हमारे पास k है, ये l है, और इसी तरह हमारे पास m है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है, k l m n या 1 2 3 4 जैसे भी आप जाहिर करना चाहते हो। तो बोर साहब ने बताया कि हमारे पास इसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये तो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका हमारे पास इसका रेडियस भी है और इसका वेलोसिटी भी है और इस इलेक्ट्रॉन का मास भी है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास किसके बराबर? mv/r। तो यही कह रहा है कि यही जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास किसके बराबर होगा? nh डिवाइड बाई 2 पाई। अब ये इन हमारे पास क्या है? इन हमारे पास क्या है? शेल्स है, एनर्जी लेवल्स है। तो इन हमारे पास क्या है? n = 1 2 3 4, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, यानी ये हमारे पास हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि हमारे पास जो शेल है वो या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है यानी एल, ये हमारे पास क्वांटाइज्ड है। क्या मतलब हुआ क्वांटाइज है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो ये होगी, क्या देखो, या तो NH डिवाइड बाई 2 पाई होगी, या ये बराबर होगी 2H डिवाइड बाई 2 पाई, या बराबर हो 3H डिवाइड बाई 2 पाई। मतलब ये है कि ये नहीं है कि हाफ H डिवाइड बाई 2 पाई, नहीं। या अगर हम इनकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो H बाई 2 पाई, अगर 2 पुट करें 2H डिवाइड बाई 2 पाई, या अगर 3 पुट करते 3H डिवाइड बाई 2 पाई। मतलब ये कि हमारे पास हर शेल का जिस तरह एनर्जी क्वांटाइज्ड है,
हर एनर्जी लेवल का जिस तरह एनर्जी क्वांटाइज है, इसी तरह इसका मोमेंटम भी क्वांटाइज है, यानी उसकी वेलोसिटी भी क्वांटाइज है, इसका डिस्टेंस भी क्वांटाइज है। यानी इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है या इसी शेल के मुताबिक होगा, या इसी शेल के मुताबिक होगा, या इसी शेल के मुताबिक होगा, ये नहीं कि इनके दरमियान नहीं हो सकता। और यही हमारे पास क्वांटाइज होगा, मतलब ये कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी या तो h/2 आएगी अगर हम इनकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, या अगर हम 2 पुट कर 2h/2 यानी 2 कैंसिल h/5 आएगी, या 3h/2 आएगी, या 4h/4, मतलब ये कि हमारे पास पॉइंट में नहीं आएगी। और हमारे पास ये जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल, इसको हम सेमी क्लासिकल कहते हैं। सेमी क्लासिकल या सेमी क्वांटम, क्या मतलब हुआ? सेमी क्लासिकल और सेमी क्वांटम एटॉमिक मॉडल हम इसको कहते हैं। हमारे पास जो रदरफोर्ड था या जेम्स थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल था, वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास क्लासिकल था, लेकिन ये सेमी क्लासिकल है, यानी इसमें क्वांटम का भी कुछ है। किस तरह क्वांटम का? क्योंकि ये जो एटॉमिक मॉडल ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एडवांस लेवल पे। ये हमें शेल्स के बारे में ये नहीं है, लेकिन शेल में फर्दर हमारे पास उसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी मोमेंटम क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, और डिफरेंट एनर्जी लेवल बता रहे हैं। तो इसलिए ये कुछ डीप इसमें हम स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास रदरफोर्ड साहब थे उसका मॉडल में तो यही है कि बस वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि वो उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे, नहीं। इस वजह हमारे पास सेमी क्लासिकल है या सेमी क्वांटम है, यानी क्वांटम की तरफ ये अप्रोच है। इसके बाद एक और एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे जिसको हम श्रोडिंगर वेव एटॉमिक मॉडल कहते हैं। असल में वही हमारे पास टोटली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उससे भी एडवांस है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, वो क्या ड्रॉबैक्स है बोर एटॉमिक मॉडल में, इसी में भी कुछ ड्रॉबैक्स है, और वही ड्रॉबैक्स अब हम पढ़ेंगे। वही ड्रॉबैक इंशाल्लाह फिर हम जो श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल है उसी में फिर ये हम डिस्कस करेंगे कि वो ये ड्रॉबैक किस तरह दूर हुए। लेकिन सबसे पहले कि वो ड्रॉबैक्स है क्या क्या। तो हमारे पास जो बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ गलतियां है या कोई ड्रॉबैक्स है या लिमिटेशन है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, असल में वो है क्या। तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यही है कि ओनली एप्लीकेबल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ उस एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे एटम है। तो अब हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी तो सब में 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में था, या हाइड्रोजन की तरह एटम के लिए। किस तरह? लेट्स सपोज हमारे पास, हमें पता है कि लेट्स सपोज हमारे पास न्यूक्लियस है और हमारे पास शेल है और इसी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो असल में ये उन एटम के लिए था जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें सेंटर में सिर्फ एक हमारे पास प्रोटॉन है। अब अगर हम हीलियम में हमें पता है कि हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं तो फिर इस पर हीलियम पे क्या चार्ज आएगा? हीलियम +1 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। तो फिर जब एक निकलता है तो इसी हीलियम एटम पे भी फिर हमारे पास जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो अप्लाई होगा, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया। मतलब ये कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन एटम पे अप्लाई होता है जिसके शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी, उससे कुछ गर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लिमिटेशन है। हमारे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट एटम में, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल था। ये इसकी लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। अब ये क्या है? तो जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल है। सुन लो, अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से नीचे आता है लोअर एनर्जी लेवल, तो ये हमारे पास यहाँ से एनर्जी इमिट करेगा। तो इसको हम जो एनर्जी इमिट करेगा, इसको जब हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो ये किस तरह आता है? ये लेट सपोज हमारे पास इसी तरह आता है कि ये हमारे पास रेड लाइन, ये ब्लू कुछ इस तरह, और ये बाकी हमारे पास ब्लैक होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है लेट सपोज ये हाइड्रोजन एटम के है। लेकिन जब हम इसी हाइड्रोजन के एटम को, सुन लो, इसी हाइड्रोजन के एटम को जब हम किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं लेट सपोज, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है फिर ये हमारे पास कुछ और तरह का आता है। इसमें कुछ स्मॉल लाइंस भी आते हैं। तो अब ये स्मॉल लाइन किस तरह आते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं?
जिसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। यानी जब हम किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें फिर स्मॉल और भी स्पेक्ट्रम आते हैं, यानी उसके एनर्जी या उसका जो कलर्स है वो और भी स्मॉल डिवाइड होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये एनर्जी लेवल है इसमें फर्दर भी स्मॉल स्मॉल एनर्जी लेवल है, तभी तो ये हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर अगर इसी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रम पहले हम ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्पेक्ट्रम फिर फर्दर स्मॉल स्मॉल स्पेक्ट्रम में डिवाइड होता है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों इस तरह होता है। तो ये दोनों स्टार्क इफेक्ट, इसको हम जीमेन इफेक्ट कहते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कोई एटम और इसका जो स्पेक्ट्रम है उसका जो फर्दर वो स्मॉलर स्मॉलर कलर में या स्मॉलर स्पेक्ट्रम में डिवाइड होता है। अब जो लास्ट वन है वो है कि कंट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास बोर साहब कह रहे हैं कि ये हमारे पास एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो रेडियस है वो इतना है, वो हमें पता है कि इसका रेडियस इतना है, और हमें इसका वेलोसिटी भी पता है। जब वेलोसिटी पता है तो मोमेंटम भी हमें पता होगा mv, और रेडियस हमें पता है। तो इसका मतलब है कि हम एक इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, और जो उसका वेलोसिटी या मोमेंटम एक ही टाइम पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हम फाइंड कर सके किसी टाइम पे इसी इलेक्ट्रॉन का या इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है और ये कहाँ पे है, कितना दूर है, इसका पोजीशन क्या है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो कि प्रिंसिपल है क्वांटम फिजिक्स का, वो कह रहा है कि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि आप यानी रेडियस या पोजीशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम, यानी मोमेंटम एक ही टाइम पे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप दोनों एक ही टाइम पे फाइंड कर लो। लेकिन बोर साहब कह रहे कि हम इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो इतना है, इस शेल का इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका जो वेलोसिटी है इस यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, मतलब आप एक ही साथ दोनों फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहे कि आप नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है असल में ये हमारे पास क्वांटम एटॉमिक मॉडल पे बेस है, और ये तो सेमी क्वांटम एटॉमिक मॉडल है, तो इस वजह से ये इसके जो ड्रॉबैक्स है या लिमिटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।